हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 शिक्षिका द्वारा प्रसिद्ध बजट का प्रदर्शन का पार्ट 3। मैंने इसके पहले इसकी 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब पे। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, इसमें आपका आता है एंजल का नियम। देखिए, 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि पारिवारिक बजट का सिद्धांत किसने दिया था। तो सबको पता होना चाहिए कि एंजल्स ने। आइए देखते हैं इनका नियम क्या था। देखिए, जर्मनी के अर्थशास्त्री डॉक्टर एंजल ने समय समय पर एक प्रदेश की आबादी को 3 श्रेणियों में अमीर, मध्यम और निम्न श्रेणी में बांटकर इस बात का अध्ययन किया कि प्रत्येक वर्ग का मुख्य आवश्यकताओं पर हुआ व्यय उसकी आय का कितना प्रतिशत होता है। इसकी खोज का परिणाम आगे की दी गई तालिका और खम्भ चित्र में हम देखते हैं। देखिए, इसमें देखिए इन्होंने अपना डायग्राम भी बनाया था। ये आवश्यकताओं पर जिन पर व्यक्त किया गया हो, जैसे कि हमारा आवश्यकताएं कौन से होती हैं, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, घर हो गया, ईंधन, प्रकाश और स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी आदि। अब हमारा बोल रहा है कि खर्च किया गया धन, आय का प्रतिशत। तो इसको भी देखो 3 भागों उन्होंने बांटा था। अपनी एक तरीके से जांच करने के लिए इन्होंने अपने वर्ग को 3 भागों में बांट दिया था, निर्धन वर्ग, मध्यम वर्ग और धनी वर्ग। तो देखिए, जो भोजन पर खर्च कितना हो रहा है 7%, मध्यम वर्ग का हो रहा है 55, धनी वर्ग इस पर कर रहे हैं 50%। वस्त्र पर खर्च कर रहे हैं निर्धन लोग 18%, धनी लोग मध्यम भी कर रहे हैं 18% और धनी वर्ग भी। घर पर निर्धन लोग 12%, मध्यम वर्ग भी 12% और धनी वर्ग भी 12%। ईंधन और प्रकाश पर 5%, 5%, तीनों वर्ग खर्च कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी आदि 5%, निर्धन वर्ग वाले, मध्यम वर्ग वाले 10% और धनी वर्ग वाले 15%। अब देखिए बोले कि एंजल के मतानुसार आय में वृद्धि के साथ साथ भोजन पर व्यय का जो प्रतिशत होता है वो क्रमशः घटता जाता है और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं पर इसका जो व्यय का जो प्रतिशत होता है वो बढ़ता है। इस तरीके से जो धनी वर्ग होते हैं वो अपनी आराम से संबंधित हर एक वस्तुओं के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आइए अब इन्होंने अपना एक डायग्राम भी बनाया है कि जो ये है ये धनी वर्ग के लिए है, ये जो सिंबल दिया गया है मध्यम वर्ग के लिए और ये मजदूर वर्ग के लिए। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहे हैं ये आपके खर्च करते हैं जो मध्यम वर्ग, जो धनी वर्ग होते हैं सबसे ज़्यादा भोजन पर खर्च करते हैं। उसके बाद वस्त्र पर तीनों वर्ग बराबर खर्च करते हैं, मकान बराबर खर्च करते हैं, रोशनी पर भी। शिक्षा पर जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी पर सबसे ज़्यादा जो खर्च है हमारा कर रहे हैं जो धनी वर्ग वाले हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स से क्या है। देखिए बोला कि दिए गए आंकड़ों और खम्भ चित्र में आप, ठीक है, स्पष्ट रूप से देखते हैं कि व्यक्ति की, ठीक है, आय जैसे जैसे बढ़ती है उसके परिवार का भोजन पर खर्च भी उतना ही बढ़ता जाता है। बोला कि उसके परिवार का भोजन पर खर्च बढ़ता जाता है, बोले, परंतु भोजन पर आय का प्रतिशत व्यय कम होता है। हालांकि आय बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वस्त्रों, मकान के किराए तथा उसकी, ठीक है, साज सज्जा पर भी खर्च बढ़ता है, परंतु प्रतिशत उतना ही रहता है। ठीक है, देखिए बोला एक शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि पर धनी व्यक्ति का प्रतिशत व्यय निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। देखिए, हमने इसमें देखा कि जो निर्धन वर्ग होते हैं वो ज़्यादातर भोजन पर ही खर्च करते हैं, जबकि जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो मनोरंजन पर, अपनी साज सज्जा पर काफ़ी ज़्यादा खर्च करते हैं। यही था हमारा एंजल्स का नियम। एंजल्स ने पारिवारिक बजट का सिद्धांत दिया था, जो आपका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आपके एग्जाम के लिए। निश्चित देखिए आपका आता है कि एंजल के सिद्धांत की आलोचना। देखिए, एंजल के सिद्धांत में कुछ कमियाँ भी थीं जिनको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, इसमें बोला है कि मध्यम तथा उच्च वर्ग के पारिवारिक बजट के लिए भोजन पर कुछ अधिक व्यय निर्धारित किया गया। देखिए, इन्होंने एंजल्स ने सबसे बड़ी जो कमी क्या करी थी
कि जो मध्यम और जो उच्च वर्ग के जो पारिवारिक जो बजट हैं, ठीक है, उनके भोजन पर कुछ अधिक व्यय, ठीक है, उन्होंने निर्धारित कर दिया गया था, जो कि ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि मकान का किराया मध्यम व उच्च वर्ग के हिसाब से काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन मकानों पर उच्च तथा मध्यम वर्ग को बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि वास्तव में क्या होता है कि जो मकानों पर सबसे ज़्यादा खर्च क्या एक तरीके से जो धनी वर्ग के लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनका मकान पर जो खर्च होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मध्यम व उच्च वर्गीय परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन की मदों पर बहुत अधिक खर्च करते हैं, ठीक है, जबकि उन्होंने इस पर अपने सिद्धांत में बहुत कम बताया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एंजल्स के सिद्धांत के अनुसार परिवार को बढ़ाने पर भी प्रकाश व्यवस्था पर व्यय का जो प्रतिशत नहीं बढ़ता है। उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया था कि जब परिवार की बढ़ने पर भी, परिवार की आय बढ़ने पर भी क्या होती है, प्रकाश व्यवस्था पर जो व्यय का जो प्रतिशत होता है नहीं बढ़ता है, जबकि वास्तव में क्या होता है, अगर हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आय में वृद्धि होने पर प्रकाश व्यवस्था भी क्या होती है, उस पर भी वृद्धि होती है। एक तरीके से लाइट वगैरह यानी कि घर में विद्युत की व्यवस्था करना काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से खर्च भी उस पर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि हिसाब रखने से गृहिणियों को कौन कौन से लाभ होते हैं, ठीक है, लाइक जो भी गृहिणी एक तरीके से पारिवारिक बजट बना रही है तो उसे हिसाब रखना, यानी किस तरीके से उसे हिसाब रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो घरेलू हिसाब रखने से क्या होता है, इसका सबसे बड़ा ज्ञान ये होता है कि वो अपने बजट के अनुसार ही खर्च करती है। साथ में बोल रहा है ये भी कि यदि नौकर हो गया, धोबी हो गया, या फिर कोई भी राशि है जिसको उसे क्या करना है, उधार देना होता है, या फिर उसको उसका किराया देना होता है, या फिर उसकी मजदूरी देनी होती है, तो उसको क्या होती है, एक तरीके से पूरी जानकारी उसके पास रहती है। साथ में क्या बोल रहा है कि मासिक हिसाब रखने से अलग महीने का जो बजट बनाने में भी हमें क्या होती है, सुविधा मिलती है। साथ में ये भी है कि हिसाब रखने से गृहिणी को बजट की प्रेरणा भी मिलती है, ठीक है, यानी कि वो मतलब की तरीके से उसे बजट के ज्ञान भी अच्छे सही तरीके से होता है। साथ में ये भी है कि हिसाब रखने से, ठीक है, उनके अंदर मितव्ययिता की प्रेरणा भी जागृत होती है, यानी कि एक तरीके से अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च न करके वे सिर्फ, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरी है, जहाँ पर आवश्यक है, वहाँ पर वो खर्च करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, अब जब हम जानेंगे दैनिक हिसाब क्या होता है। ये बोला कि बजट बनाने में सफलता तभी मिल सकती है जबकि गृहिणी दैनिक हिसाब रखे, ठीक है। देखिए बजट बनाने को तो सभी बजट बना लेते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्या बोल रहा है कि आपने जो बजट बनाया है, अगर वो बजट आपका सफल तभी होगा जब आप उसका दैनिक हिसाब करें, यानी कि आपका कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है, आपके और खर्च कहाँ पे होंगे। जैसे कि दूध, अगर जैसे कि दूध आ रहा है तो दूध का, ठीक है, हर दिन कितना आप ले रही हैं, कितना है, उसका दैनिक हिसाब किताब करना, ठीक है। साथ में क्या बोल रहा है कि बजट के लिए पहले से ही अनुमान कर लेना चाहिए, ठीक है, हमें पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए कि हमें बजट किस तरीके से, कहाँ से, ठीक है, धन को बचा करके बजट करना है। अभी बोला कि बजट बनाने से घर की आय व्यय में संतुलन बना रहता है, यानी कि हमारा जो खर्च होता है वो आय के अंतर्गत ही होगा। अगर हमें आय पता रहेगा, अगर हमें आय नहीं पता रहेगा तो हमारा खर्च क्या होगा, एक तरीके से आय से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी जो एक तरीके से लाभ होती है, क्या होता है कि आय व्यय में संतुलन इससे बना रहता है। साथ में आता है कि दैनिक हिसाब बनाने से लाभ भी होते हैं। क्या होता है कि इससे अतिरिक्त व्यय को रोका जाता है, जिसके आधार पर, जैसे बोल रहा है कि जिससे उधार लेने की स्थिति नहीं आती है। साथ में क्या बोल रहा है कि दैनिक व्यय कितना होता है, किस दिनांक पर होता है, अतिरिक्त व्यय हुआ है, और बोल रहा है कि उस व्यय को किस प्रकार रोका जा
सकता है, यह सब वो आसानी से दैनिक हिसाब करके लगा सकती हैं। हर गृहिणियाँ जो बजट बना रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि गृह व्यय में मितव्ययता के लिए सुझाव। क्या बोल रहा है कि गृह व्यय में मितव्ययता, हर गृहिणी को मितव्ययी होना चाहिए। ठीक है, मितव्ययी का मतलब ये नहीं है, हम उसको कंजूस नहीं बोलेंगे। मितव्ययी का मतलब ये होता है कि सिर्फ आवश्यक की चीज़ों पर खर्च करना, साथ में जो हमारे लिए उपयुक्त हैं, ठीक है, वही कार्य करना और उन्हीं पर अपने धन को खर्च करना। अब देखते हैं कि मितव्ययिता का वास्तविक अर्थ है गृहिणी को अपव्यय से बचाना। यानी कि अपव्यय क्या होता है? अत्यधिक व्यय से। ठीक है, अत्यधिक व्यय से बचाना। देखो, बोले कि आदर्श बजट के लिए मितव्ययिता आवश्यक है और मितव्ययिता कंजूसी नहीं है। देखिए, आदर्श बजट क्या होता है? जो हमारा आय व्यय का जो संतुलन होता है, जो बना रहता है, वही हमारा आदर्श बजट का गुण होता है। तो बोल रहा है कि मितव्यय क्या होता है? कंजूसी नहीं है। अगर कोई भी गृहिणी मितव्यय कर रही है, यानी कि अपने धन को बचा कर रख रही है, सिर्फ सही जगह पर खर्च कर रही है, तो हम उसको कंजूस बोलेंगे तो वो वहाँ पर गलत होगा। साथ बोल रहा है कि यह अपव्यय से बचने का साधन है। अपव्यय से यानी कि जहाँ पर अत्यधिक खर्च हो रहा है, ठीक है, हम अपव्यय से बच सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि मितव्ययिता में परिवार की आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं की जाती, बल्कि उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है। क्या बोल रहा है? मितव्ययिता में क्या होता है? परिवार की जो अवहेलना हमें उसमें नहीं करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमने बजट बना लिया तो बस हम अपना ही, सिर्फ अपने बारे में ही ध्यान दें। परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको भी ध्यान में रख करके हमें बजट बनाना चाहिए। साथ बोला कि बल्कि उन्हें सूझबूझ द्वारा रूपांतरित किया जाता है। यानी कि हम बाद में, मान लीजिए हमने बजट तो बना लिया, साथ में आप जो घर के जो अन्य सदस्य हैं आप उनको भी दिखाइए। ठीक है, तो उनके द्वारा भी अगर हमारी कहीं गलतियाँ हैं तो उनको सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि मितव्ययिता के लिए निम्नलिखित बातों को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इससे कौन कौन से पॉइंट हैं? कि आवश्यकता अनुसार खरीद। अब इसमें क्या बोलता है कि आवश्यकता के अनुसार ही वस्तु की हमें खरीद करनी चाहिए। देखिए, बोला कि कुछ गृहिणियाँ प्रत्येक वस्तु को थोक में देखती हैं, क्या करती हैं, उसको खरीद लेती हैं, लेकिन यह क्या है? सही नहीं है। हालांकि कि यदि वस्तु की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक अधिक होती है तो उसके प्रयोग में क्या होने लगती है? लापरवाही, यानी कि हम उसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नकद भुगतान। इसमें क्या होता है कि गृहिणी को कभी उधार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बोला कि आजकल बहुत सी वस्तुएं जैसे कि फ्रिज, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, बोला ये सभी क्या होती हैं, हमें किस्तों में मिलती हैं, लेकिन हमें इसका, अगर हम लोग किस्त पर अगर ले लेते हैं तो हमें इसका ब्याज भी चुकाना पड़ता है। इसलिए हमें इसको, यानी कि हर गृहिणी को, ठीक है, नगद नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट में आता है सही स्थान से खरीदारी। देखिए, हर सामान अभी नहीं कि जहाँ मन के हमने वहाँ पर खरीद लिया। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान, जैसे कि मान लीजिए पहनने के लिए हो, कपड़े हो गए या फिर दवाइयाँ हो गई, तो ये सभी हमें विश्वसनीय दुकान पर ही खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है गुणों की पहचान। साथ में क्या बोला है कि गृहिणी को अच्छी, ठीक है, जो भी गृहिणियाँ हैं उसको अच्छी, शुद्ध एवं ताज़ा वस्तुओं की पहचान होनी चाहिए। उसे सस्ती व पौष्टिक गुणों वाले पदार्थों का भी, खाद्य पदार्थों का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ में क्या बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं थोक में खरीदना। इसमें क्या होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी वर्ष भर आवश्यकताएँ बनी रहती हैं तथा वे सरलतापूर्वक, ठीक है, हम उसका उपयोग भी कर लेते हैं। साथ में हमारा आता है संरक्षण विधि का ज्ञान। इसमें क्या होता है कि यदि गृहिणी को संरक्षण का ज्ञान होता है तो वह घर पर ही क्या करती हैं, एक तरीके से अपने जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए अचार बनाना हो गया, मुरब्बा बनाना हो गया, टमाटर चटनी बनाना हो गया, तो ये सभी वो अपना घर पर ही बना सकती हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, गृह कार्यों के लिए कम से कम नौकर करना। जैसे अगर मान लीजिए अगर घर में अगर सदस्य संख्या अगर ज़्यादा है तो आप क्या करें, वहाँ पर नौकर मत रखिए, अपने काम को आसानी से आपस में बांट लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो खर्च होगा वो बच सकता है। तो हमें, ठीक है, हमें हमेशा ये कोशिश ही करना चाहिए
कि घर पर नौकर न रहें। साथ में क्या बोला है कि बालकों को ट्यूटर रखने में, ठीक है, बदले स्वयं पढ़ाना। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चों को सीधे उनका इस तरीके से कोचिंग लगा देते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है। बोला है कि ये सब ना करके गृहिणियों को, ठीक है, समय निकाल करके उन्हें पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में सही तरीके से भी जानकारी भी हो जाती है, ठीक है। अब आपका यहीं पे वीडियो से समाप्त होता है, आपका चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।